नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा ऐतिहासिक सफर डिकोड करने वाले हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम राहुल सांकृत्यायन की उस मशहूर तिब्बत यात्रा का विश्लेषण करेंगे जिसे लासा की ओर के नाम से जाना जाता है। इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि कैसे एक मुश्किल सफर एक आम डायरी से उठकर एक शानदार यात्रा वृत्तांत या ट्रैवलॉग बन जाता है। इस पूरे सफर के दौरान रास्ते की मुश्किलें, वहां का अनोखा समाज और हर कदम पर मंडराते मौत के खतरे को हम बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इस सस्पेंस की गहराई में उतरते हैं। जरा सोच के देखिए, एक इतना बड़ा विद्वान और जाना माना लेखक हिमालय की हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेष में क्यों घूम रहा होगा? ये कोई शगुल या नाटक नहीं था, बल्कि जिंदा बचने की एक बेहद जरूरी चाल थी। असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी यात्रा के रोमांच का इंजन है। सच तो ये है कि इस भेष के बिना ये कहानी शायद कभी लिखी ही नहीं जा सकती थी। आज के इस विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम एक यात्रा वृत्तांत की बनावट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये भिखारी का भेष आखिर क्यों इतना जरूरी था। उसके बाद वहां के समाज, रास्तों के भयंकर खतरे और अंत में साथियों के रोल को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यात्रा वृत्तांत की संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कि लेखक कहानी का मंच कैसे तैयार करते हैं। अब एक सच्चा ट्रैवलॉग महज ये नहीं बताता कि मैं यहाँ गया, मैंने ये देखा, बल्कि ये सीधे उन मुश्किल रास्तों और अजनबी मौसम के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। शुरुआत में ऐसे वृत्तांत थोड़े भारी लग सकते हैं क्योंकि इसमें अजनबी जगहों के नाम और अजीबोगरीब भौगोलिक स्थितियां होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यही छोटी छोटी डिटेल्स कहानी को एकदम असली और प्रामाणिक बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं 1929 और 1930 के दौर की। ये यात्रा नेपाल के रास्ते तिब्बत तक की गई थी। उस वक्त फरी कलिंगपोंग का नया रास्ता खुला नहीं था, इसलिए ये रास्ता सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि नेपाल और भारत के बीच व्यापार और मिलिट्री मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रूट था। ये ऐतिहासिक और भौगोलिक बैकग्राउंड सेट करना ही इस यात्रा वृत्तांत को एक बहुत ही मजबूत आधार देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बचाव के लिए भेष। यहीं से कहानी में असल सस्पेंस आता है। असल में उस वक्त भारतीयों की तिब्बत में एंट्री बिल्कुल बैन थी। अगर लेखक अपने असली रूप में जाते तो बॉर्डर पर ही पकड़ लिए जाते। इसलिए भिखारी का भेष एक तरह से उनका सबसे बड़ा हैक था। ये भेष सिर्फ बॉर्डर पार करने के लिए नहीं था, बल्कि लुटेरों से भरे उस रास्ते पर ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड का काम भी कर रहा था। मतलब एक फटे हाल भिखारी को कोई डाकू क्या ही लूटेगा, है ना? अब जरा इस गजब के कंट्रास्ट को देखिए। यात्राएं कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं, ये इसका परफेक्ट उदाहरण है। 1929 में भिखारी बनकर गए तो रहने के लिए बहुत शानदार जगह मिली, लेकिन विडंबना देखिए, ठीक 5 साल बाद जब वही लेखक एक भद्र पुरुष यानी एक जेंटलमैन की पोशाक में वापस लौटे तो किसी ने भाव तक नहीं दिया। उन्हें गांव की एक सबसे खस्ताहाल झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। ये साफ दिखाता है कि सफर में आपके कपड़ों से ज्यादा उस वक्त के हालात और लोगों की मानसिकता मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सांस्कृतिक मुलाकातें और रीति रिवाज। इस भेष ने कमाल का काम किया। इसने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि समाज को अंदर से देखने के नए रास्ते खोल दिए। उस दौर के भारत को याद कीजिए जब छुआछूत और पर्दा प्रथा अपने चरम पर थीं। और फिर इसे देखिए, तिब्बत का समाज एकदम उलट था। वहां जाति पाति या छुआछूत का कोई नामो निशान नहीं था। महिलाएं अजनबियों के सामने पर्दा नहीं करती थीं। वहां के लोग अविश्वसनीय रूप से खुले विचारों वाले और मेहमान नवाज थे। एक बेहतरीन यात्रा वृत्तांत का यही तो काम है, हमें एक बिल्कुल नई दुनिया से रूबरू कराना। मतलब आतिथ्य का लेवल देखिए, कोई भी अजनबी सीधा किसी के भी घर में घुस सकता था। अपनी जेब से चाय की पत्ती या मक्खन निकालकर घर की महिलाओं को देकर अपने लिए पारंपरिक चाय बनवाने को कह सकता था। कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं था। बस एक अपवाद था, चोरी के डर से वे लोग एकदम निम्न स्तर के भिखारियों को घर में नहीं घुसने देते थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि लेखक का जो सुरक्षा कवच था, उनका भेष, वही कभी-कभी उनके लिए रुकावट बन जाता था। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को समझाती है। तिब्बत की जमीनें छोटी बड़ी जागीरों में बंटी हुई थी, जिन पर जागीरदारों का कब्जा था, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों के कंट्रोल में था।
मठों के भिक्षु, जिन्हें नमसे कहा जाता था, वो इन जमीनों का मैनेजमेंट देखते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस खेती के लिए मजदूरों को कोई पैसा नहीं मिलता था, उनसे बेगार करवाई जाती थी। ये उस वक्त के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। वहाँ के समाज को समझने के बाद अब मुड़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, खतरे और तनाव का सामना। यहाँ भूगोल का इस्तेमाल सिर्फ बैकग्राउंड के लिए नहीं, बल्कि सस्पेंस बिल्ड करने के लिए हुआ है। 16 से 17,000 फीट, ये महज कोई नंबर नहीं है। डांडे क्षेत्र की ये भयानक ऊंचाई, सांसों की कमी, खून जमा देने वाली ठंड और दुनिया से पूरी तरह कट जाने का एहसास कराती है। जब कहानी में ऐसी एक्सट्रीम लोकेशंस आती हैं तो सस्पेंस और डर अपने आप दोगुना हो जाता है। जरा वहां के माहौल की कल्पना कीजिए। मीलों तक सिर्फ सुनसान पहाड़ियां, आसपास कोई गांव नहीं। सरकार की लापरवाही और भौगोलिक बनावट ने इस जगह को डाकुओं का स्वर्ग बना दिया था। और ये कोई आम डाकू नहीं थे, इनका उसूल था पहले इंसान को मारो और फिर चेक करो कि उसकी जेब में कुछ माल है या नहीं। ये सच में एक मौत का जाल था और वहां से गुजरना ही एकमात्र रास्ता था। और यहीं पर वो भेष काम आया। लेखक का सीधा सा रूल था, जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति या डाकू दिखे, फौरन अपनी टोपी उतारो, जीभ निकालो और कूची कूची 1 पैसा कहकर भीख मांगने लगो। ये किसी विडंबना से कम नहीं है कि समाज में सबसे निचला दर्जा होना ही उन्हें मौत से बचा रहा था। खतरे और भेष का ये कॉम्बिनेशन इस कहानी को एकदम सजीव बना देता है। इन भयंकर खतरों को पार करते हुए अब हम आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, साथियों की भूमिका। कोई भी ट्रैवलॉग बना सहयात्रियों के पूरा नहीं होता। मिलिए सुमति से। सुमति एक मंगोल भिक्षु थे और इस सफर में लेखक के साथी थे। लेकिन वे महज एक गाइड नहीं थे, वे लेखक और उस बिल्कुल अनजान संस्कृति के बीच का एक मजबूत पुल थे। सुमति की वहां अच्छी खासी जान पहचान थी। उसी जान पहचान की बदौलत लेखक को भिखारी होते हुए भी अच्छी जगह ठहरने को मिली। एक तरह से सुमति ने इस पूरी अराजक यात्रा को स्टेबल बनाए रखा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सफर में हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। लंकोर के रास्ते में देखिए क्या हुआ। लेखक का घोड़ा थक गया, वे पीछे रह गए और गलती से 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए। जब वे अपनी गलती सुधार कर वापस शाम 4 बजे सही जगह पहुंचे तो सुमति गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। ये जो छोटा सा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है और रास्ता भटकने की जो खींच है, ये इस कहानी को बहुत ही ह्यूमन और रिलेटेबल बनाती है। वैसे सुमति का गुस्सा जितनी तेजी से आता था, उतनी ही तेजी से शांत भी हो जाता था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है तिंगरी मैदान का विजुअल। एक बहुत बड़ा समतल मैदान जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ऐसे घिरा था जैसे कोई टापू हो। सामने से सूरज की तेज किरणें जला रही हैं और पीठ पर बर्फीली हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं। ये जो आइसोलेशन का एहसास है, ये किरदारों को बाकी दुनिया से एकदम अलग कर देता है और कहानी को उसके क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। और इसी अलग थलग जगह पर इतने भारी तनाव के बाद इस सफर का असली मकसद पूरा होता है। एक स्थानीय मंदिर में लेखक को 103 हस्तलिखित प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, जिन्हें कंजोर कहा जाता था, मिल जाते हैं। एक स्कॉलर के लिए इससे बड़ा खजाना और क्या होगा। वे उन्हें पढ़ने में इतने मग्न हो जाते हैं कि सुमति को खुशी खुशी अपने यजमानों से मिलने जाने देते हैं। इतने खतरे और भागदौड़ के बाद ज्ञान की प्राप्ति का ये पल एकदम सुकून देने वाला है। और इसी के साथ 1929 की ये गजब की यात्रा अपने मुकाम पर पहुंचती है। राहुल सांकृत्यायन ने सिर्फ मीलों की दूरी तय नहीं की, बल्कि एक फटे पुराने भेष के पीछे से उन्होंने पूरे समाज के असली चेहरे को पढ़ लिया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या अपनी असली पहचान और रुतबे को पीछे छोड़कर एक आम इंसान या भिखारी बनकर दुनिया देखना हमें समाज की असली सच्चाई के ज्यादा करीब लाता है? इस